Welcome again in class 12th physics and the chapter atoms. बोर्स मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें 4 पोस्टुलेट्स हम लोगों ने देख लिए थे। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, क्वांटम कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑर्बिट एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ओके, ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पोस्टुलेट आपको एग्जाम में जब भी पूछे जाए तो लिखना है। नाउ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, आपको पता है रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसने नहीं बता पाया था, इसलिए वो मॉडल फेल हो गया था। एक स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट को उसने नहीं बताया था। ठीक है, अब हम बोर्स थ्योरी पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो क्वेश्चन आपका किस तरीके से आता है कि यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, आपको बोर्स पोस्टुलेट का यूज़ करके एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है जो परमिटेड ऑर्बिट्स हैं उनकी रेडियस को शो करता है। एक और आपसे पूछा है, शो दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम्स इज 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ऑल्सो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the nth orbit of an atom. What does negative value of this energy signify? What is Bohr's radius? ठीक है, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसमें रेडियस हम फाइंड करेंगे कि जो भी परमिटेड ऑर्बिट्स हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहेगा, तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी, ये हम बोर्स थ्योरी से पढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विथ पॉजिटिव चार्ज Zi एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -C विच रिवॉल्व्स अराउंड इट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ठीक है, हियर Z इज द एटॉमिक नंबर एंड हाइड्रोजन के लिए Z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज F इक्वल टू वॉट, के ZE/r²। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ZE²/r²। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमारे पास में फॉर्मूला है के इक्वल टू F इक्वल टू वॉट, के Q1/Q2/r²। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। Q1 की वैल्यू ZE है और Q2 की वैल्यू क्या है, E है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर हमको पता है ZE मतलब चार्ज उस पर टोटल, E ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो जब दो चार्ज है तो इनके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। नाउ टू कीप द इलेक्ट्रॉन्स इन its orbit, the centripetal force on electron must be equal to the electrostatic attraction। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में रखने के लिए, रहने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स बैलेंस करेगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, mv² होता है, इक्वल टू, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहाँ पे इक्वल कर दें तो यहाँ से देखिए mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा, kZe²/r, और यहाँ से r की इक्वल टू क्या हो जाएगा, kZe²/mv, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द स्पीड ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ये यहाँ पर ये v वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब हमको मालूम है बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी क्या कहती है, क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mv r इक्वल टू NH/2π। तो r यहाँ से हम निकाल लें NH/2π mv। ठीक है, अभी जो इक्वेशन थर्ड है इसको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड हमारे पास में सेकंड क्या थी, ये भी आर की वैल्यू थी और ये भी आर की वैल्यू है, दोनों को इक्वल हम कर देंगे तो यहाँ से हमें v जो है वो मिल जाएगा 2π kZe²/NH। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन वी गेट। अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो v आया है, ठीक है, इस v को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। थर्ड कौन सी, ये वाली। तो यहाँ से हमें r मिल जाएगा, और r क्या है आपका देखिए NH/2πm। ठीक है, और ये
वी की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ पे 2π/kz² तो आर इक्वल टू, ये रिलेशन आपको यहाँ से मिल गया, आर इक्वल टू n²h²/4π²m/kz², ठीक है। और आगे आप देखो इसको, क्लियरली द रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स आर प्रोपोर्शनल टू n²। हमने यहाँ पे इस रिलेशन देखा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n², ठीक है। एन इंक्रीज इन द रेशो, जब n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये रेशो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए रेशो 1, 4, 9, 16। द पैरामीटर n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। The radius of the innermost orbit of hydrogen atom called Bohr's radius can be determined by putting z equal to 1 and n equal to 1 in equation 5। तो जो हमने इक्वेशन 5 अभी डिराइव करी थी, ठीक है, इससे पहले वाले पेज में, आर नोट इक्वल टू एच, एन की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो h²/4π²m/k²। एच की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये हो गई 4π²। एम की वैल्यू पता है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, के 9 × 10⁻9 और ई 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 5.29 × 10⁻11 मीटर और 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ये 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस हमने फाइंड कर ली, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था इक्वेशन नंबर 4 में, 2π/kz²/nh। z इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे हाइड्रोजन के लिए तो v इक्वल टू 2π/kE²/nh। 2π/k, अब देखिए यहाँ पे NH, ये NH C से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए v इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, अल्फ़ा, इस पूरे टर्म को हमने क्या बोल दिया, अल्फ़ा बोल दिया, और c/n, ठीक है। तो जो ये वाली जो टर्म है अल्फ़ा 2π/k² इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड इज़ कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा को फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। और जब ये सारी वैल्यू हम रखेंगे 2π, पाई की वैल्यू आपको पता है k 9 × 10⁻9 और e 1.6 × 10⁻19² अपॉन c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और h प्लैंक कांस्टेंट है। तो इस जब सॉल्व करते तो 1.1/137 आता है। तो v इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ पे ये रिलेशन हमको मिल जाएगा। ये अल्फ़ा हमने निकाल लिया 1/137 और ये c/n, ठीक है। n इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो v इक्वल टू हमको मिल जाएगा c/137, ओके। Thus the speed of electron in the innermost orbit is 1/137 of speed of light in vacuum, while the speed in outer orbits varies inversely with n, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया किसके लिए, पहला हमने रेडियस निकाला, दूसरा वेलोसिटी के लिए निकाली। अब हम एनर्जी फाइंड करेंगे। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी जो है it includes the electrons kinetic energy and electrostatic potential energy of the two charges। kinetic energy हाफ mv², ठीक है। kinetic energy क्या होती है, हाफ mv², ओके। और हाफ mv² की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में क्या थी, हाफ mv², तो ये 1/2 तो है आपका। mv² की वैल्यू आप देखिए, ये आपको इस वाले में मिलेगी, देखिए यहाँ पे देखो आप, ये mv² जो है वो ये है आपका kZe²/r, ठीक है। तो जब आपके पास में हाफ mv² है, ठीक है, तो हाफ mv² की वैल्यू आप यहाँ से क्या रखेंगे, kZe²/r, ये यहाँ पे रख दिया है इस वाले में, ये यहाँ पे, ठीक है। 1/2 kZe²/r फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी nth ऑर्बिट के लिए, k Q1Q2/r होता है आपका, तो k कितना है आपका, k तो वही 9.9 × 10⁻9, ठीक है। Q1 कितना है Ze, और सेकंड Q2 चार्ज कौन सा है आपका, -e इलेक्ट्रॉन है, अपॉन r, तो
के जेड ई स्क्वायर बाय आर, दोनों दोनों की हम, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब हम दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पर देख लीजिए, जब दोनों वैल्यू हमने रखी यहाँ पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 आर, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2, और आर की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 5 में डिराइव करी थी, आर की वैल्यू, ठीक है, तो वो ये यहाँ पे रख दिया हमने। तो हमको ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4/n² एच स्क्वायर। अब आप बोले सर ये आर आप कहाँ से लाए थे, तो आर जो है, आर का रिलेशन हमने डिराइव किया था, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे एच स्क्वायर, मतलब ये एन एच की टर्म में निकालता हमने, ये यहाँ पे आप देखो ये वाला, ये आर यहाँ से निकाला था, एन आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे रखा आर की वैल्यू, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकला। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू पुल इट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड रहता है, बंधा हुआ रहता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड देर आर सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल्ड आउट या इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कुछ वर्क जो है वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम के बारे में सारे डेरिवेशन थे, पहले रेडियस के लिए, फिर वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए, फिर टोटल एनर्जी के लिए, ठीक है। अब आपको स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है हाइड्रोजन एटम की वो देख लेना है, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर बोर्स थ्योरी, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in nth orbit of hydrogen atom is given by En equal to -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये भी हमने डिराइव करी 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो है अगर हम इन सबको कांस्टेंट माने तो 1/n स्क्वायर एनर्जी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। whenever an electron makes a transition from higher energy level n2 to lower energy level n1, the difference of energy appears in the form of photon. The frequency nu of emitted photon is given by, ये कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं, एच न्यू इक्वल टू एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल, या हम बोल सकते हैं हाई एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल को हम घटा देंगे। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी, एच न्यू। एच न्यू क्या है आपका, ये एच न्यू है। एच न्यू मतलब ये फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, फोटोन की एनर्जी है। तो एच न्यू इक्वल टू, अब देखिए ये फर्स्ट सेकंड वाले की एनर्जी और फिर ये फर्स्ट वाले की एनर्जी, ठीक है। तो आप En2 की वैल्यू जब रखेंगे आप यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन है आपकी पूरी, ये वाली, इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर 1/n स्क्वायर है, तो पहले 2 के लिए जब आप लिख रहे हैं, जब आप n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा आपका। मतलब ये हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर एम के की पावर 2z/e की पावर 4/h स्क्वायर, ये तो पूरा एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, n2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस। तो हम क्या करें, 2 में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस माइनस साइन लगा हुआ है आगे, इधर ये यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। मतलब जब हम E2 में से E1 को माइनस करेंगे तो E1 पॉजिटिव हो जाएगा और E2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारा रिलेशन हमको मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर दिया, ये जब n इक्वल टू 1 रखा तो इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम इस h को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर h क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पर आप देखो एस सी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। देयरफॉर वेव नंबर को हम न्यू बार से लिखते हैं, विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है आपका, ठीक है। तो 1/λ, या हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेमडा इक्वल टू क्या है आपका, c/न्यू, और 1/λ कितना हो जाएगा, न्यू/c, फ्रीक्वेंसी है ना। तो यहाँ पर देखिए वेव नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी है आपका, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी अपॉन सी है तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4/CHE,
ये सी भी यहाँ पे आ रहा है आपका, और ये 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। नाउ जब हम इसको वेव नंबर, इस आर को हम मान लें ये जो आपका 2π² ये आर के बराबर है, हमने मान लिया। तो सिंपली वेव नंबर इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है, इज़ द रेबर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 1.0973 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स या पर मीटर। वेव नंबर मतलब क्या है आपका, ठीक है, वेव नंबर मतलब 1/λ, रेसिप्रोकल होता है ये वेवलेंथ का, ठीक है। तो उसमें रेबर्स कांस्टेंट की वैल्यू ये आप याद रखेंगे 1.0973 इंटू 10⁷ मीटर पर मीटर इनवर्स। द अबव इक्वेशन इज द रेबर्स फार्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सीरीज के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। दिस फार्मूला इंडिकेट दैट द ट्रांजिशन emitted by the excited hydrogen atom consists of certain specific wavelength of frequency, the value of which depends on quantum number n1 and n2। ये डिपेंड करेगा आपका n1 और n2 की वैल्यू जो है वो क्या है, ठीक है। अलग अलग सीरीज है आपका, जब हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो अलग अलग सीरीज जो है वो बनेगी। तो कौन से क्वांटम नंबर के लिए कौन सी सीरीज होगी वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। देखिए, the origin of various series in hydrogen atom can be explained as follows। Lyman series, Lyman series के लिए if the electron jump from any higher energy level n equal to 2, 3, 4 to lower energy level n equal to n1 equal to 1। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल 2 से कोई सा भी ऊपर हो सकता है, जब वो 2 से 1 पे आए या 3 से 1 पे आए, 4 से 1 पे आए, 5 से 1 पे आए, इस तरीके से, ठीक है। तो वी गेट अ सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कॉल्ड लाइमन सीरीज। तो हमें मिलेगा एक स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है जिसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, बिलोंगिंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन, और वो अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग्स करेगी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप देखिए वेव नंबर क्या हो जाएगा 1/λ आर, 1/n1 तो कितना आपका 1 था, और n2 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 2, 3, 4, इस तरीके से। बाल्मर सीरीज में n इक्वल टू 3, 4, 5, लाइमन में हमने 2 से स्टार्ट किया था, बाल्मर में 3, 4, 5 से आगे बढ़ता जाएगा आपका ले, और n1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो आप, और ये विजिबल रेंज के अंदर आता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो, ये हो जाएगा आपका वेव नंबर 1/λ इक्वल टू आर, 1/n1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और n2 कितना आपका 3, 4, 5, इस तरीके से। पास्टन सीरीज में 4 से स्टार्ट होगा और n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी आपकी, 4, 5, 6 तक जाएगा, और n1 कितना रहेगा आपका 3। इंफ्रारेड रीजन में आपका ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने रख दी, n1 कितना है आपका 3 है, और n2 की वैल्यू 4, 5, 6 जो है वो हो सकती है, ठीक है। एक और उसके बाद में ब्रैकेट सीरीज में n2 जो है वो 5, 6, 7 होगा, और n1 की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ये इंफ्रारेड में ही आएगा आपका ब्रैकेट सीरीज। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम रख देंगे वैल्यू। फंड सीरीज जो है वो क्या है आपका n2 जो है वो 6, 7, 8 होगा, बढ़ता जाएगा ऐसे, और n1 जो होगा वो 5 होगा। तो यहाँ n1 आता है 1/n1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/n2 जो है वो 6, 7, 8, 9, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो स्पेक्ट्रम सीरीज़ के लिए बना लेंगे, ओके। चलिए आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से, बिल्कुल इनको अपने ये सारे डेरिवेशन जो अपनी कॉपी में लिखिए, ओके।